बेटा ग्रुप 1 की अगर ओवरऑल सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो सिलेबस डिवाइडेड है 4 पेपर में डिवाइडेड है, ठीक है। और चारों पेपर्स की अगर हम बात करेंगे एक आपका सीएल रहेगा कंपनी लॉ, दूसरा आपका एक है जेआईजीएल, एक आपका एसयूबी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस करके, और अगला पेपर है सीए और एफएम कॉर्पोरेट अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 पेपर आपको प्रीति मैम पढ़ाएंगी, और चौथा पेपर इसमें ग्रुप 1 में मेरा है सीए एफएम वाला पेपर, जिसमें हम कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो आज जो हम पेपर की शुरुआत कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज सीए एफएम की हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो पेपर है सीए एफएम पेपर की अगर हम बात करें तो ये आपका मिक्स्ड पेपर है एक तरीके से। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएंगे। सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 3-4 मार्क्स 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन हो गए, और कुछ क्वेश्चन हमारे 7 या 8 मार्क्स तक के भी आ जाते हैं कि 2 क्वेश्चन आ गए, एक 7 का आ गया और एक 8 मार्क्स का आ गया। इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो जब जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर तीसरा फॉर्मेट होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हमारे होंगे, राइट। एमसीक्यू जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें क्या रहेगा कि भाई रीजनिंग के साथ आप क्या आएंगे, भाई जिस पर्टिकुलर एमसीक्यू पर आपने टिक लगाया तो क्यों लगाया उसका रीज़न दीजिए। क्लियर। अब बढ़ते हैं सिलेबस को लेकर के। तो पहला चैप्टर यहाँ पर, जैसे पेपर का नाम तो है बेटा कॉर्पोरेट अकाउंट, क्या नाम है बेटा, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब कॉर्पोरेट अकाउंट है तो जाहिर सी बात है कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करनी चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने नाम कॉर्पोरेट अकाउंट रखा है, लेकिन पहला चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का जो चैप्टर होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो चैप्टर होता है, वो चैप्टर इसमें इनकॉर्पोरेट कर रखा है एज इट इज़। जैसे पहले इनकॉर्पोरेटेड था वैसे ही अब भी इनकॉर्पोरेटेड है। तो अगर हम CFM की बात करें, चैप्टर नंबर जो हमारा रहेगा फर्स्ट, जो कि हम इसे बेसिक्स के तौर पर पढ़ते हैं। एक तरीके से इस चैप्टर से हमारे 2 फायदे होते हैं। एक तो अकाउंट्स के बेसिक स्ट्रांग हो जाते हैं जो 11th-12th में कमज़ोर रह गए किसी वजह से, मैं आपको फील भी करवाऊंगा। और दूसरा एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों मैं इसे बेसिक्स ऑफ अकाउंट करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको बेसिक्स ऑफ अकाउंट। और अब ये जो चैप्टर मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम टाइम पर आपसे भी कुछ चीज़ें मैं कवर करते रहूँगा, पूछता रहूँगा, डिस्कस करते रहूँगा। जब भी मैं क्वेश्चन करूँ तो मन में या माइंड में बिल्कुल भी ऐसा मत रखना कि सर आंसर करें या ना करें, कहीं हमारा आंसर गलत तो नहीं है। अगर आपको सही आंसर आ रहा होता तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मान के चलो आपको आंसर क्या आएगा, गलत ही आएगा। सही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लॉटरी निकल गई। अगर सही ना भी आए तो परेशान नहीं होना। बट आपसे आंसर अगर मैं पूछूं तो आंसर ज़रूर करना है, कुछ ना कुछ जो भी मन में आए। उससे क्या रहेगा, मेरे को पता रहेगा कि आप किस लेवल पर चल रहे हैं और कितना बेटरमेंट या इम्प्रूवमेंट करने की मेरे को ज़रूरत है। चलो बेटा, तो सबसे पहले मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आपसे पढ़ा रहा हूँ। तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी अकाउंटिंग की 11th क्लास में। सबसे पहले वही डेफिनेशन पढ़ी थी, बुक खोलते स्टार्टिंग में मिलती थी। तो वो डेफिनेशन क्या थी, कोई बच्चा मेरे को बताएगा? ओके, और बेटा आप कुछ बताएंगे, याद आ रही है? कुछ तो याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। इतना सुनने के बाद कुछ याद आया? अकाउंटिंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ, कॉमर्स बैकग्राउंड ही था ना सारे बच्चों का? ओके। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप बताना चाह रहे हो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ समराइजिंग क्लासीफाइंग, ऐसे करके कुछ डेफिनेशन थी। आज देखो मैं डेफिनेशन आपको समझाऊंगा भी और फील भी कराऊंगा।
क्योंकि अब मेरे को सिर्फ चीज़ें पढ़ानी नहीं है, अब मेरे को आपने एक प्रोफेशनल बनाना है, एक ऐसा पर्सन बनाना है कि यहाँ से अकाउंट सीखने के बाद आप किसी भी बिजनेसमैन से ये बोल पाएँ कि आपके बिजनेस की अकाउंटिंग हम कर देंगे। अब तक आपको अकाउंटिंग बहुत आती है और जितना मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ वो सब कुछ आपके सिलेबस का पार्ट रह चुका है, मोर लेस। उतना सीखने के बावजूद भी आप किसी से कॉन्फिडेंस ये कह सकते हैं कि आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग हमको दे दो, हम कर देंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि मन में ऐसा लगता होगा पता नहीं बिजनेस की अकाउंटिंग कुछ अलग होती होगी, हमने उस तरीके से नहीं सीखी। आपने अकाउंटिंग को फील नहीं किया, जहाँ मिला वहीं रट दिया, जहाँ मिला उसे रट लिया, मगअप कर लिया, लेकिन अकाउंटिंग को आज तक आपने प्रॉपर तरीके से फील नहीं किया है। और यही एक रीज़न है कि जैसे ही आप बिजनेस की आपको बुक्स अगर पकड़ा दी जाए कि इनमें अकाउंटिंग एंट्री पास कर दो, इन्हें बना दो, आपके हाथ जो है रुक जाएंगे, बोले कि नहीं ये काम नहीं होगा। वो तो अपने क्लास में पढ़ा है, ये थोड़ी ना किया, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस आता कहाँ से? भाई जैसे बिजनेस की अकाउंटिंग हम बिजनेस में बैठ करके करते हैं, बिजनेस हाउस में बैठ के करते हैं, वैसे हम क्लासरूम में भी तो कर सकते हैं। तो आपके कॉन्फिडेंस को दिलाना मतलब अब आपको जो सिखाना है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई ये काम सीखने के बाद हम अब अकाउंटिंग किसी की भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग के बारे में एक जनरल फंडामेंटल्स आपके डेवलप हो जाए। जैसे नो डेफिनेशन को लेके चलूँगा। पहली बात, हम जनरली उस डेफिनेशन में क्या करते थे, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ, ऐसा ही लिखते थे। अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्ट, ये बताइए, और मेरे साथ साथ नोट भी करते चले जाओ। अच्छा, एक बात और है बेटा, जो भी कंटेंट मैं नोट कर रहा हूँ आपको साथ साथ नोट करना है। और जब भी कभी मैं नोटिंग से पढ़ाऊँ आपको, हैंड राइटिंग नोटिंग से, वो घर जा कर के नोट 100% कर लेनी है, ठीक है? और अगर बाई चांस वाली बात है, नोट कोई भी नोटिंग ऐसा है कि आपकी बुक्स में अवेलेबल है, तो उम्मीद करो कि उसे आप नोट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा अपनी राइटिंग में। नहीं तो फिर बुक्स वाली नोटिंग से भी आप काम चला सकते हो। लेकिन अगर मैं सिर्फ नोट करा रहा हूँ क्लास में, तो वो तो आपने ज़रूर नोट करना है साथ ही साथ में। तो मैं यहाँ पर अकाउंटिंग की डेफिनेशन को लेके चलूँगा। पहला पॉइंट हम अकाउंटिंग पर ही चर्चा करेंगे। इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, ऐसे करके बात करते थे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ। अब ये आर्ट किस चीज़ की अकाउंटिंग की बात करेंगे बच्चों, जल्दी से कंफर्म करो। अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब आर्ट की बात करते हैं। एक आपने सुना होगा हर एक सब्जेक्ट के बारे में, ये सब्जेक्ट आर्ट्स है या साइंस है, ये सब्जेक्ट आर्ट है या साइंस है। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता था, ये आर्ट्स भी है, ये साइंस भी है। आपने कभी फील किया ऐसा क्यों होता है कि हर एक सब्जेक्ट को आर्ट भी बोलते हैं, साइंस भी बोलते हैं? कभी फील किया? चलो मैं आपको बता रहा हूँ। आर्ट्स होता क्या, आर्ट्स मतलब होता है कि जो नॉलेज है उसकी प्रैक्टिस करो, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर दो। सर ये लाइन समझ नहीं आई, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ और आप मुझे आंसर देना। क्रिकेट मैच तो देखा होगा, एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, एक प्लेयर ने बड़ा तेज बॉल फेंका, दूसरे ने बल्ला घुमाया, बहुत तेज बल्ला घुमाया, बल्ले के बीचों बीच सेंटर में बॉल आती है, तो बताओ छक्का जाएगा या वो आउट हो जाएगा? क्योंकि किनारे पे लगती है, तो ऐसे होता है ना, किनारे पे लगा, जोर से घुमाया, कैच निकल चला गया, आउट हो गया। बल्ले के बीचों बीच लगा, बड़ा तेज घुमाया, छक्का चला गया, ऐसे ही बोला जाता है ना, जो कमेंटेटर ऐसे बोल रहे होते हैं। एक बात बताओ, आप कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं? हाँ या ना? नहीं ना? आप कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, आप तो दर्शक हैं। एक दर्शक भी बता सकता है, दर्शक के पास भी ये नॉलेज है कि जब तेज़ी से बॉल आए, बल्ला घुमाया जाए बड़ी तेज़ी से, तो बल्ले के बीचों बीच में अगर बॉल पड़ेगी तो वो 6 जाएगा। ये नॉलेज आपके पास है, मतलब साइंस आपके पास है, बट उसे प्रैक्टिकल कर पाना आपके लिए पॉसिबल है। अगर आपको इंटरनेशनल मैच में बल्ला लेके खड़ा कर दिया जाए और शोएब अख्तर जैसा कोई खतरनाक, विराट कोहली जैसा कोई बड़ा तेज फेंकने वाला, अभी आज के टाइम में कौन सा चल रहा है बेटा, याद है आपको? कोई बॉलर फास्ट चल रहा हो,
इंडिया का ही लगा लो, बुमराह को लगा दो, बुमराह को आपके सामने बॉलिंग करने के लिए भेज दिया जाए तो बॉल आपको दिखाई भी नहीं देगा, निकल जाएगा, टच करना तो दूर की बात रही। मतलब आपके पास साइंस है लेकिन आपके पास आर्ट्स नहीं है। आर्ट्स क्या होता है कि नॉलेज की जब प्रैक्टिस करते हैं ना, नॉलेज के बेसिस पे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी आर्ट्स धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। ये आर्ट्स वो वाली नहीं है, साइंस साइड, कॉमर्स साइड, आर्ट साइड वाला आर्ट्स नहीं है। ये आर्ट्स है प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज, यस या नो। तो पहले नॉलेज आती है, फिर उसकी लॉट मोर प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी आर्ट्स डेवलप हो जाती है। जब साइकिल चलाना सीखा होगा तो सबने बताया होगा, हैंडल पकड़ो, आगे की तरफ देखो, लेकिन आप कहाँ देखते थे? पैरों की तरफ, पैडल पर पैर जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं, यही देखा होगा ना आपने साइकिल चलाते टाइम पर। फिर सिखाने वाला क्या बोलता था? नीचे क्यों देखते हो, सामने देखो। उसे क्या बोलते थे? सामने कैसे देखे, पैरों का तो पता नहीं चल पा रहा कहाँ जा रहे हैं, सामने देखो, सामने देखो। सामने देखने से क्या होगा? लेकिन जब आप सीख जाते हो, उस दौरान आपके पास नॉलेज तो थी, मतलब वो सामने वाला कह रहा था सामने देखो, ऐसे हैंडल पकड़ो, पैरों की तरफ ध्यान मत दो, लेकिन आर्ट्स नहीं था आपके पास तो उसे रियलिटी में आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो कभी ऐसा देखते हैं हम नीचे पैरों की तरफ, पैर कहाँ चल रहे हैं? कभी नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो आर्ट्स डेवलप हो चुका है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अब हो रही हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हो वो आपको नॉलेज भी देता है और उस नॉलेज की प्रैक्टिस कर करके हम उस काम को भी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, तो वो अपने आप में क्या होता है? आर्ट्स भी होता है वो सब्जेक्ट। तो हर एक सब्जेक्ट अपने आप में साइंस भी होता है, एज वेल एज हर एक सब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है? आर्ट्स भी होता है। तो अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बोला अकाउंटिंग की जब हम बात करेंगे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट्स ऑफ, क्योंकि जब एक पर्सन नॉलेज गेन करने के बाद काम करना चालू कर देता है तो कोई नॉर्मल पर्सन तो वो होता नहीं है, उसके पास आर्ट्स होती है तभी वो सारे के सारे अकाउंट्स बना पाता है। क्लियर? तो जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो इन्होंने लिखा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, और आर्ट भी किसका? सबसे पहले इंसान क्या करता है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में? रिकॉर्डिंग। क्या करता है बच्चों? अकाउंटिंग इज एन आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग। बेटा एक ऑर्डर में लेके चलूंगा मैं। अब मुझे एक बात बताओ, अभी सिर्फ मैं एक डायग्राम के थ्रू चीज़ों को आपके माइंड में डाल रहा हूं। आपने अकाउंटिंग में कभी रिकॉर्डिंग की है? कभी भी रिकॉर्डिंग की है आपने अकाउंट्स में? 11th क्लास में, 12th क्लास में कभी भी कोई रिकॉर्डिंग करी है? मैं वही तो फील कराना चाह रहा हूं कि आप शायद रिकॉर्डिंग क्या है ये समझ पाओ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि अकाउंटिंग में आपने रिकॉर्डिंग की है या फिर नहीं की है। अगर रिकॉर्डिंग की है, अगर आप कहते हो सर हमने रिकॉर्डिंग की है, तो मैं ये पूछूंगा फिर कहाँ कहाँ पर की है, जिससे आपके माइंड में वो क्वेश्चन चलने चालू हो जाए कि इसे रिकॉर्डिंग कहेंगे या इसे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। करिए बेटा रिकॉर्डिंग कभी। बैलेंस शीट रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं है, जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग का पार्ट है, लेजर भी रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं है। जर्नल एंट्री बनाना किसका पार्ट है? रिकॉर्डिंग का पार्ट है। यस या नो? तो पहली बार अकाउंट्स में क्या करते हैं? सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं। जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो इसका मतलब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग है क्या? ट्रांजैक्शन को पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करना, रिकॉर्ड करना, लिखना इज अ रिकॉर्डिंग। और जिस काम को सबसे पहली बार में किया जाता है उसका नाम भी मैंने पहला ही लिया है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैंने नहीं बोला अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ समराइजेशन। यस? क्या गड़बड़ कर रहे थे आप? सर अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ समराइजेशन, डायरेक्ट आप समराइजेशन पर पहुंच रहे थे। स्टेप बाय स्टेप चलना है। रिकॉर्डिंग हुई नहीं, समरी कैसे निकाल लेंगे? पहले हमने क्या करना है? अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करना होता है। पहली बार ट्रांजेक्शन को अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग। अब मुद्दा ये उठता है, सारा कुछ सिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग भी सिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग किस किस मेथड से किया जाता है वो सारे मेथड भी हम सीखेंगे। हमने बोला कि सर अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग भी हम कितने कितने तरीके से कर सकते हैं। बच्चों ने बोला कि सर क्या हम जर्नल एंट्री बनाते हैं उसे रिकॉर्डिंग बोला जाएगा? मैंने कहा हाँ बच्चों, जर्नल एंट्री जो बनाई जाती हैं उसे हम क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग में कवर अप करेंगे। या तो कोई रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री बना के कर सकते हैं, या फिर पहली बार जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो फिर हम क्या बना सकते हैं? सब्सिडरी बुक्स।
किसके थ्रू बना सकते हैं बच्चों? सब्सिडरी बुक्स के थ्रू भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। या तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? जनरल बना करके, जनरल एंट्री बना करके, या सब्सिडरी बुक्स के थ्रू रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सर जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। याद है सब्सिडरी बुक्स, सुना है आपने? चलो सुना है तो कौन कौन सी होती है बताना जरा, बोलो बेटा बोलो। गुड। परचेज बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, और इसके बाद कैश बुक, BR बुक एंड BP। जनरल प्रॉपर तो बेटा ये जनरल एंट्री वाला ही पोर्शन हो गया, जिसे जनरल प्रॉपर बोल दो, जनरल जनरल बोल दो, या सिर्फ जनरल एंट्री बोल दो। क्लियर? इनको हम सब्सिडरी बुक्स नहीं बोलते। क्लियर? तो जब बुक्स मेंटेन करने की बात आती है तो जनरली 7 बुक्स का नाम लिया जाता है, 7 बुक्स। तो परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक, BR और BP। हम चाहें तो इनके फॉर्मेट पर और भी सिमिलर बुक मेंटेन कर सकते हैं। मैंने एक बात आपसे बोली, या तो जनरल एंट्री बना करके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लो, या उसे सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। अगर ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया तो फिर उसकी जनरल एंट्री नहीं बनाएंगे। याद दिलाऊं आपको एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो आपने अब तक रटा था, समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। 12th क्लास में जब शेयर एंड शेयर कैपिटल चैप्टर आप पढ़ रहे थे तो आपके टीचर्स ने बोला था अगर क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को आ जाए तो ड्यू की एंट्री बनानी है, रिसिप्ट की एंट्री नहीं बनानी। ऐसा बोला था टीचर्स ने या नहीं बोला था? एक कंसेप्ट ऐसा पक्का पढ़ा होगा आपने। वो क्यों बोला गया था? क्योंकि अगर कैश बुक बना दिया तो वो ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो गया? कैश बुक में। तो उसकी जनरल एंट्री बना के उसे दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब कुछ ऐसे मान लो आप, जैसे मुंबई जाना है और मैं आपसे कहूँ कि मैं मुंबई प्लेन से जा रहा हूँ, ठीक है, और फिर बिना वापस आए मैं ट्रेन से भी जाऊँगा, कैसे पॉसिबल है? क्या मैं 2 इंसान थोड़ी बना दूंगा, क्लोन थोड़ी ना बना दूंगा। एक मेरा क्लोन ट्रेन से जा रहा है, एक प्लेन से जा रहा है। या तो इंसान ट्रेन से जाएगा या फिर किससे जाएगा? प्लेन से जाएगा। बिना आए 2 जगह तो एक साथ नहीं जा सकता ना। बात क्लियर? बेटा आगे बताऊंगा सारी चीज़ों को। ना ना, अभी तो मैंने एक प्रोसेस, प्रवास, अभी मैंने सिर्फ एक रिकॉर्डिंग वाले एलिमेंट को समझा रहा हूँ। पूरी कहानी को आगे बढ़ाता जाऊंगा, ये डायग्राम अभी और आगे बढ़ेगा जितना समझा रहा हूँ। पहले जब मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड एलिमेंट्स को आप समझ लो एक बार। आगे करके मैं क्लासिफिकेशन की भी बात करूँगा, समराइजेशन की भी बात करूँगा, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की भी बात करूँगा, और कम्युनिकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स की भी बात करूँगा। लेकिन अभी रिकॉर्डिंग पर फोकस करो, रिकॉर्डिंग क्या है और रिकॉर्डिंग कितने तरीके से हो सकती है। इन्होंने बोला रिकॉर्डिंग के हमारे कितने वे आउट हो सकते हैं? 2 वे आउट हो सकते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग या तो हम कर सकते हैं बच्चों कैसे? जनरल एंट्री बना करके, या फिर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सब्सिडरी बुक्स बना करके। ये बात समझ में आई? इन दोनों में से कोई एक ही रूट ले सकते हैं, दोनों रूट हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। जिसकी हमने जनरल एंट्री बना दी उसकी, किसी कैश ट्रांजेक्शन की अगर हमने जनरल एंट्री बना दी तो फिर हम कैश बुक नहीं बनाएंगे। अगर हम कैश बुक बना रहे हैं किसी ट्रांजेक्शन की तो फिर यहाँ जनरल में जाकर के हम उस कैश से रिलेटेड एंट्री पास नहीं करेंगे। जैसे नो, तो ट्रांजेक्शन या तो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होता है या फिर जनरल में। अब ये कैसे रिकॉर्ड होता है वो मैं अलग से सिखाऊंगा। जनरल कैसे बनता है, जनरल एंट्री कैसे बनती है, गोल्डन रूल क्या है, वो अलग सारी बातें करेंगे। अभी थ्योरी आपके माइंड में डाल रहा हूँ। या तो क्या बनेगा?
जनरल बनेगा या फिर बनेंगे सब्सिडरी बुक्स। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, डाउट जल्दी से बताओ। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे भी ऑल क्लियर टाइप करें अगर यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना रिकॉर्डिंग वाले एस्पेक्ट तक? अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं रिकॉर्डिंग के बाद। बेटा रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप उनको रिकॉर्ड करते जा रहे हो। जैसे सेल हो गया फिर परचेज हो गया, फिर सेल हो गया, फिर परचेज हो गया, फिर सेल हो गया, फिर परचेज हो गया। जिस डेट को जो ट्रांजेक्शन हो रहा है आप उसे रिकॉर्ड करते चले जा रहे हो। दैट इज नोन एज कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। लेकिन ऐसे करते करते ना कुछ गड़बड़ सी नहीं हो जाएगी? चीज़ों को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान के चलो आपके पेरेंट्स ना मार्केट जाते हैं, ग्रोसरी के सामान लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, सारे के सारे आइटम को ले जा करके ग्रोसरी वाले आइटम भी फ्रीज में रख दोगे, सब्जियां भी फ्रीज में रख दोगे, फ्रूट्स भी फ्रीज में रख दोगे, कोई ऊपर नीचे उसका क्लासिफिकेशन नहीं करोगे तो दिक्कत होगी या नहीं होगी? आइटम खराब होंगे या नहीं होंगे? पहली बात तो ढूंढे से नहीं मिलेंगे, और मिल भी जाएंगे तो उनमें से कुछ खराब हो सकते हैं। जैसे कि मान के चलो अंगूर आपने सबसे नीचे रख दिया, उसके ऊपर पंपकिन रख दिया हैवी सा बड़ा सा, तो क्या होगा? अंगूर का तो जूस बन जाना है और बन के सड़ जाना है जब तक यूज़ करोगे। तो मेन मुद्दे की बात है उनका सिस्टमेटिकली क्लासिफिकेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो सेम अकाउंटिंग में होता है। आप जब रिकॉर्डिंग करते गए तो आपने ध्यान नहीं दिया कि किस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है। आप सिर्फ रिकॉर्डिंग करते चले गए। बोला अब वक्त आ गया उन ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली क्लासीफाई किया जाए। क्लासीफाई का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें सेपरेट सेपरेट हम क्या करें, अलग अलग करें। जैसे सेल के ट्रांजेक्शन हमारे 500 जगह पर अलग अलग लिखे हुए हैं अलग अलग डेट में। सारे सेल के ट्रांजेक्शन को एक अकाउंट में ले जाओ, दैट इज नोन एज सेल्स अकाउंट। सारे परचेज के ट्रांजेक्शन को एक जगह ले जाओ, दैट मीन सारे परचेज अकाउंट में लेके जाओ। डिस्काउंट के सारे ट्रांजेक्शन को डिस्काउंट अकाउंट में लेके जाओ। कैश के सारे ट्रांजेक्शन कहाँ जाने चाहिए? कैश अकाउंट में जाने चाहिए। यस या नो? तो अगला स्टेप क्या होता है रिकॉर्डिंग के बाद? होता है क्लासिफिकेशन। तो ऐसे बोला जाता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफिकेशन। बात क्लियर? तो नेक्स्ट एस्पेक्ट बच्चों हमारा क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन। जब बच्चों क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में होता क्या है? बोला क्लासिफिकेशन में सर हम बनाते हैं लेजर। क्या बनाते हैं? लेजर का मतलब क्या होता है? इट मेंटेन वेरियस अकाउंट। लेजर में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे मेंटेन होते हैं। तो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस समझ में आया? अगर किसी को अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझानी है, रट जाएगी माइंड में, एकदम सेट हो जाएगी। बस लॉजिक को ध्यान में रख के चलना। अगर आप अब जाके किसी को बोलो कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या आपको लगता है आप गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं बेटा। डायरेक्ट क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हो आप? बात क्लियर? जब तक आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक क्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे ना। तो जब जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो सामने वाले को क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कोई पूछता है रिकॉर्डिंग क्या होता है? बोला पहली बार ट्रांजेक्शन जब बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे रिकॉर्डिंग बोला जाता है। रिकॉर्डिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो जर्नल एंट्री बना करके या सब्सिडरी बुक्स बना करके। ये कैसे करेंगे ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसके बाद अकाउंटिंग में अगला एस्पेक्ट क्या हो जाता है कि सर अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। और उसके बाद जब हमने चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया, मतलब बल्कि लेजर बना दिया, और लेजर में हमारे कितने अकाउंट हैं? मान के चलो 5 लाख अकाउंट है, तो लेजर हैवी सा होगा या नहीं होगा? हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर हमसे चाहता है कि आप मुझे ये बताओ मेरी टोटल सेल कितनी है। आपने क्रेन मंगाई और क्रेन से लेजर उठवाया और जाकर के मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस में जाकर के छुड़वा दिया। बोलो लेजर है, चढ़ जाओ इसके ऊपर और सारे पेज पलट के चेक कर लो कि इसमें कितने सेल है आपका, कितना परचेज है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब मिलेगा। क्या आपको लगता है आपका अकाउंट, आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो आपसे खुश हो जाएगा? बोले ऐसे एम्प्लॉय में क्या काम, ये तो वो वाला काम कर दिया इन्होंने, हनुमान जी की तरह पहाड़ उठा के ला के रख दिया। बोला हमको चाहिए समराइज इन्फॉर्मेशन, हमारे पास टाइम की कमी है, हम जितना पूछें उतना ही जवाब दो। तो अब हमने करना क्या होता है? क्लासीफाई करने के बाद हमारे पास बड़ा सा बल्कि लेजर बन गया, उसमें से समरी निकालना है।
उनमें से बैलेंसेस निकालने हैं, सेल का बैलेंस कितना है, परचेज का बैलेंस कितना है, बीआर का कितना है, बीपी का कितना है, फिक्स्ड असेट्स का कितना है, और सारे बैलेंसेस को वर्कआउट कर करके हमने क्या बनाना है, फिर ट्रायल बनाना है, फिर हमने क्या बनाना है, पीएनएल बनाना है, फिर हमने क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो ये क्या समरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो ये क्या होता है, रिकॉर्ड्स की समरी निकाल रहे हो, निचोड़ निकाल रहे हो, और उस समरी के बेसिस पर हमारा टॉप मैनेजमेंट क्या लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है, एनालिसिस करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। यस या नो। तो अगला स्टेप क्या होता है बच्चों हमारा, क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, समराइजेशन। अब समराइजेशन में क्या होगा बेटा, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होंगी समराइजेशन में। जैसे आप ट्रायल बैलेंस तैयार करोगे, आप पीएनएल तैयार करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, इस टाइप के जो एक्टिविटीज़ करोगे आप जब आप समराइजेशन कर रहे होगे। क्या बच्चों समराइजेशन समझ में आया। तो ये हमारे जो अकाउंटिंग के निचोड़ होंगे, एक तरीके से समरी होंगी, जिनके बेसिस पर हमारा टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है या चीज़ों को एनालिसिस कर सकता है। टॉप मैनेजमेंट को समरी मिल गया, अब उसका काम आगे क्या होगा बेटा, समराइजेशन के स्टेप के बाद अगले स्टेप की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डेटा आपको मिल गया है, अब आप उससे पास्ट ईयर के डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और जब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो जैसे हमने बात करी बेटा रेशो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने एफएसटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये हमारी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में ये एक्टिविटी चल रही होती है। जैसे रेशो एनालिसिस में हम करते क्या है भाई, इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है 10%, पिछले साल का था 5%, तो इसका मतलब बढ़ा, नेक्स्ट ईयर का और बढ़ने की संभावना है। तो हम एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को और उसके बेसिस पे क्या निकाल रहे हैं, कुछ कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन। तो अगला काम क्या होता है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का। उसके बाद ये जो सारी डिटेल निकाली जाती है, बाद में आपके कंपनी सेक्रेटरी का काम चालू हो जाता है। सारा रिकॉर्ड मिल गया, सारी चीज़ों को एनुअल रिपोर्ट के फॉर्मेट में मेंटेन करना और अपने शेयर होल्डर्स को क्या करना, कम्युनिकेट करना। तो उसके बाद हमारे अगले एस्पेक्ट्स क्या हो जाते हैं, कम्युनिकेशन। अब आगे लिख दो, दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट which are of financial nature। अब मैं इस डेफिनेशन को एक बार रीड कर दूं दोबारा से, एक एक एलिमेंट समझ में आया या नहीं आया आपको ये बताओ। अब इसको ऑर्डर में रीड करते टाइम पर हमसे गड़बड़ नहीं होगी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग पहला ही स्टेप है, क्लासिफिकेशन दूसरा स्टेप है, तीसरा समराइजेशन, चौथा स्टेप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यस या नो। चौथा स्टेप है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। पांचवें स्टेप की अगर हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन, दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। यानी अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन और इवेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्लासीफाई किए जाते हैं और साथ ही साथ समराइज किए जाते हैं। एनालाइसिस और इंटरप्रिटेशन उन्हीं ट्रांजेक्शन और इवेंट का किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। बात क्लियर। तो इस तरीके से डेफिनेशन जनरली आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिलते होंगे, लेकिन जब भी कोई डेफिनेशन देखोगे ये सारे एलिमेंट उसमें एक ऑर्डर में आपको मिलेंगे। उसमें डायरेक्ट आपको समराइजेशन नहीं मिलेगा, पहले रिकॉर्डिंग की बात होगी, फिर क्लासिफिकेशन की बात होगी, देन आफ्टर समराइजेशन की बात होगी। अब मैं यहाँ एक एक करके आपको एक एक एलिमेंट पर हम यहाँ एफर्ट्स डालेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है। रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री के थ्रू होती है, तो जर्नल एंट्री कैसे बनती है, यस या नो। कुछ जर्नल एंट्री ऐसी होंगी जिन्हें मैं जैसे ही पूछूंगा आप इमीडिएटली बता दोगे,
और कुछ जनरल एंट्री में आप फंस जाओगे। मुझे एक बात का जवाब दो, अगर किसी पर्सन को कोई काम करना आता है तो ऐसा होगा कि वो 2 बार तो काम कर देता है, फिर 2 बार भूल जाता है। कैसे होगा? जैसे चाय बनाना आता है आपको, तो कभी तो बढ़िया चाय बना के ले आते हो, कभी भूल जाते हो, पता नहीं कि चाय कैसे बनेगी, पानी डलेगा, दूध डलेगा, ऐसा ऐसा कभी पॉसिबल है? अगर हमको जनरल एंट्री बनानी आती है, अगर जनरल एंट्री बनानी आती है तो फिर तो हम हर बार जनरल एंट्री सही बनाएंगे, और अगर नहीं बनानी आती तो एक बार भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कुछ जनरल एंट्री तो आप सही बना देते हो, कुछ जनरल एंट्री में फंस जाते हो, क्योंकि जनरल एंट्री के बेसिक्स आपने अच्छे से समझे नहीं। जनरल एंट्री को रटना चालू कर दिया कि सेल की एंट्री ऐसे ही बनेगी, अगर कैश सेल है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लॉजिक था? हमने समझा ही नहीं उसको। परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश है तो क्रेडिट पे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिट पे सेल है तो डेटर डेबिट टू सेल्स। एंट्री को जस्ट बना दिया। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर डेबिट टू कैश और बैंक, उधार परचेज किया तो फर्नीचर डेबिट टू वेंडर। मतलब मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, आपने 12th क्लास में बड़े एफर्ट्स लगाए, क्योंकि सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट एंट्री थी आपने सब रट ली, और अब उन एंट्री को तो आप फटाफट से बना सकते हो, अगर जैसे ही मैंने बोला। लेकिन कुछ एंट्री ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें मैं पूछूँ और आप आंसर ना कर पाएँ। यस है नो? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक सभी को सब कुछ समझ में आया? ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे भी एक बार कंफर्म कर दें मेरे को, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से कंफर्म करें बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, डाउट तो नहीं? अगले मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे हम बेटा, नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, कि जब हम बात करते हैं अगले एस्पेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, जब हम बात करते हैं कि जनरल एंट्री की, कुछ जनरल एंट्री हमको आती है, कुछ जनरल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे एक जनरल एंट्री आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बताना आप, सेल्स किया 5 लाख रुपए का कैश में, क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने से बनेगी? 5 लाख रुपए। कोई मुश्किल लगा आपको? रट रखा था इसीलिए आराम से आंसर कर दिया। ऐसे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर, सुनो तो सही बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 रुपीज, क्या एंट्री बनेगी? दिक्कत आ रहा है ना? क्या कह रहे हैं बेटा? ना, मतलब मैं आपको ये फील कराना चाह रहा था, जैसे ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एंट्री आया तो ना, दिक्कत आई ना बेटा? मतलब ऐसा लग रहा है कि ये एंट्री कभी ऐसी बनाई नहीं, तो थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है हमको। यस है नो? अब मेरा अगला स्टेप ये है, आपके जो जनरल एंट्रीज हैं उनके बेसिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करना। आपके लिए हर एक एंट्री, चाहे कैसी भी मुश्किल से मुश्किल एंट्री पूछ लो, आप हर एक एंट्री को बना पाएँ। तो अब इस बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का जो पहला फंडामेंटल है, रिकॉर्डिंग में सबसे पहले सिखाऊंगा, और रिकॉर्डिंग में भी जनरल एंट्री कैसे बनती है। बात क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा पॉइंट नंबर 2, हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंट्री। नेक्स्ट स्टेप रहेगा बच्चों हमारा पॉइंट नंबर 2, हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंट्री। हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंट्री। हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंट्री, तो इसमें नोट डाउन करो स्टेप नंबर 1,
आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शंस, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ अकाउंट, अप्लाई गोल्डन रूल, स्टेप 4 फाइंड योर जनरल एंट्री। फाइंड योर जनरल एंट्री। बेटा ये 4 स्टेप बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और देखो ये 2 स्टेप तो किसी काम के हैं नहीं, ये आइडेंटिफाई ओरली हो जाता है, मैं टेक्निक आपको बता दूंगा। नेचर ऑफ अकाउंट की, ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, इन्हें आइडेंटिफाई करना। और दूसरा गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट के लिए अलग होता है, रियल के लिए अलग होता है और नॉमिनल के लिए अलग होता है। तो गोल्डन रूल को जीरो लेवल से समझेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को हम एक तरफ से पहचानना सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, अभी आपकी एक मैम की क्लास होगी, अभी के लिए आप सभी को बाय बाय। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे जुड़े रहें, क्लास चालू रहेगी।